Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel. And as you know, I am going to explain the new chapter for class 9th physics, chapter 11 work, energy and power. एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्यों बोलती हूँ मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर? हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है भाई. अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो आपके सिलेबस में ही क्यों होती है ना. तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे. वर्क, एनर्जी एंड पावर पूरा रियल लाइफ बेस्ड है. फिजिक्स टफ नहीं होता है. फिजिक्स आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट से सुनिए फिजिक्स टफ है. फिजिक्स टफ क्यों है? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझना नहीं चाहते. हर चीज़ रटी नहीं जाती बेटा, उसको समझा जाता है. और फिजिक्स को समझा जाएगा, उसको रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया जाएगा तो आपको डेफिनेटली हर चीज़ आएगी. तो इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है. अगर डिफ़िकल्टीज है भी तो फेस करो, उसको ओवरकम करो, उससे हारना नहीं है. ठीक है, तो फिजिक्स से प्यार करो, अपने आप फिजिक्स आ जाएगा. तो आज का चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर. वर्क तो सबको पता है, काम होता है. एनर्जी मतलब थोड़ा सा दम होनी चाहिए. पावर उससे ज़्यादा दम होनी चाहिए. ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे कि इसमें फिजिक्स का क्या करना है, फिजिक्स से ये कैसे रिलेट है. वर्क क्या होता है? फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव्ड. मतलब आप अगर मूवमेंट कर रहे हो या किसी चीज़ को अपने साथ लेके आ रहे हो तो आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, तभी आप उसको उठा पा रहे हो. ठीक है, इवन अगर मैं कोई बुक भी उठाती हूँ, अगर मैं ये बुक भी उठाई तो मुझे क्या, ये मेरा वर्क डन हुआ. वर्क डन हुआ मतलब मैंने उसको बुक को यहाँ से फोर्सफुली कुछ फोर्स लगाया, उठाया और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. उस वहाँ से कहीं से भी आकर के मेरे हैंड तक पहुँची, वो डिस्प्लेस हुई है. ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड इनटू वर्क डिस्टेंस मूव्ड, ये होता है वर्क डन. मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि क्या है, अगर मैं बोलूँ कि ये, अगर मैं बोलूँ कि ये है आपका वर्क डन, तो आप समझेंगे. कैसे समझेंगे? देखिए, अगर आपकी बॉडी पड़ी है यहाँ पे, अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स लगा. ठीक है, फोर्स लगा तो F इंटू डी हो गया. वो F इंटू डी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे कोई थीटा बना, थीटा बना मतलब वो डिस्प्लेस हुआ बेस से, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, एंगल बना थीटा. थीटा हो गया आपका कॉस थीटा. ये देखिए कैसे मूवमेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का. ये डिस्प्लेस हुआ फोर्स की वजह से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वर्क डन. ये बना आपका थीटा. ठीक है, बेस से हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट लाता है. ठीक, और ये कॉस थीटा पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, अपोजिट वर्क है कि टूवर्ड्स द वॉट एवर द फोर्स है. अगर डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द फोर्स होता है तो थीटा हो जाता है 0. आपका 0 थीटा हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. तो फोर्स वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस की वैल्यू 1. तो 1 हो गई, तो मतलब F इंटू डी ओनली. ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है, फोर्स के अपोजिट होता है, तो क्या होता है? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री. और 180 डिग्री क्या होता है आपका? 180 डिग्री होता है आपका कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हो जाती है आपकी -1. ठीक है, तो -1 का मतलब क्या हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू -1, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू -FD. हो गया ना ये. तो ये क्या हुआ आपका? यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया. कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है. ठीक, तो यहाँ पे जो फोर्स, और ये जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ पे. ठीक है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे आ गए हम कॉन्सेप्ट पे. ठीक, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और ये फिजिसिस्ट का डेफिनेशन है कुछ इस तरह से कि व्हेनेवर अ फोर्स इज यूज्ड टू मूव समथिंग, समथिंग मतलब ओपनिंग द डोर, थ्रोइंग द बॉल, लिफ्टिंग द ग्रोसरीज और क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ये सभी वर्क डन है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एनर्जी के बारे में. एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क. आपके वर्क को करने की एबिलिटी इज अ एनर्जी. एबिलिटी टू एक्सर्ट अ फोर्स, फोर्स को भी एक्सर्ट करने के लिए जो एबिलिटी लगती है वो होती है एनर्जी. ठीक है, दैट इज सेम वेदर, वो सेम होती है कब? जब आप रनिंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ी दौड़ के ऊपर चढ़ते हो तब, या फिर इट इज ग्रेटर व्हेन द पावर इज ग्रेटर व्हेन यू आर रनिंग अप द स्टेयर्स. अब इसका मतलब क्या होता है? आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो या रन कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क होता है. आप चढ़ रहे हो देन इट्स एनर्जी, और अगर आप रन कर रहे हो देन इट्स पावर. ठीक है, आपको पावर लग रही है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हो गई आपकी दैट इज पावर इज ग्रेटर व्हेन यू आर रनिंग अप द स्टेयर्स. और इट इज सेम वेदर वॉकिंग अप द स्टेयर्स. आई टोल्ड यू. ठीक है, जब आप चढ़ रहे हो देन इट्स ओके, इट्स सेम, बट व्हेन यू आर रनिंग अप द स्टेयर्स दैट द पावर इज ग्रेटर देयर. Okay, so this is one of the reason. And again the power is less,
पावर लेस होगा जब आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपका स्टेयर्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब आप चढ़ रहे हो तो क्या ग्रेटर है और क्या लेसर है, क्या सेम है? जब आप नहीं वॉक कर रहे हो तो क्या ग्रेटर, लेस या सेम है? ठीक है, मैं पावर स्टेयर को पे चढ़ने को ही एनर्जी और पावर से रिलेट करना चाह रही हूँ आपसे। ठीक, ये होता है आपका वर्क, एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? मेजर ऑफ हाउ क्विकली वर्क इज डन इज अ पावर। कितनी जल्दी काम हो रहा है उसको मेजर करने को बोलते हैं पावर। और वर्क इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डू वर्क। एग्जैक्टली, वर्क इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डू वर्क। अब इसका मतलब पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं वर्क इज डिवाइडेड बाय, मतलब पावर इज इक्वल्स टू what does it mean? Work is done divided by time taken to do work is called power. तो ये सब है आपका, क्या बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि भैया ये इस तरह से कॉन्सेप्ट लग रहा है और इस तरफ से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है या समझना है। तो ये था आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि वर्क क्या होता है, ये सब वर्क होता है। और स्टेयर्स में चढ़ना या उतरना या रन करना या क्या होता है, एनर्जी और पावर को डिफाइन किया इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? वर्क की डेफिनेशन एग्जैक्टली। व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और वो ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट शो करता है, जो कि मैंने दिखाया कि वो बंदा जो है वो ले करके ब्लॉक को जा रहा था, तो उसने फोर्सफुली उस ब्लॉक को उठाया और डिस्प्लेसमेंट हुई ब्लॉक की सम पॉइंट टू द सम पॉइंट, फ्रॉम सम एक्सटेंट टू एक्सटेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई। तो जब डिस्प्लेसमेंट शो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो फोर्स हैज़ डन दैट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज वर्क। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, W वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से इट एज फोर्स इनटू S। ठीक है, और अगर वो कोई थीटा फॉर्म करता है तो फोर्स इनटू S इनटू कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने मॉड लगा दिया या फिर ये पूरे को मैंने मॉड में ले लिया तो क्या होगा, ये इररिलेटिव ऑफ क्या हो जाता है, ये साइन हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा की दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या तो 180। ठीक है, अगर ये 0 है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर ये 180 है तो वर्क डन निगेटिव है। किसके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। अगर टूवर्ड्स द फोर्स का ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द फोर्स हुआ तो कॉस 0, अगर अपोजिट हुआ जैसे कि फोर्स कहीं और है और डिस्प्लेसमेंट कहीं और है तो वो 180 होगा कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक, इस तरह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में आते हैं। अब साइन कन्वेंशन वही जो मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली वही है। पॉजिटिव डायरेक्शन है तो कॉस 0 है तो पॉजिटिव वर्क होगा, कॉस 180 डिग्री है तो नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक, दो कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं कि वर्क टू बी डन। व्हाट इज दैट, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, और दूसरा द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, है कि नहीं। आपका फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, जैसे कि आप किसी दीवार को धक्का दोगे, नो डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। आपने फोर्स तो पूरा लगाया उसको पुश करने के लिए, लेकिन नो डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स मतलब वर्क डन 0। गेटिंग माई पॉइंट, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन 0 हो गया। तो यहाँ पे है ये दो कंडीशंस बहुत नेसेसरी, जिससे पता चलता है कि वर्क इज टू बी डन। क्या, या तो एक तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए और दूसरा फोर्स लगने के बाद वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये दो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस दैट नीड्स टू बी फुलफिल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क टू बी डन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिट ऑफ वर्क, फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो न्यूटन मीटर जिसको आप बोलते हैं जूल, तो वर्क डन का जो यूनिट है वो होता है आपका जूल या फिर न्यूटन मीटर। ठीक, नेक्स्ट है 1 जूल कैसे डिफाइन करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जूल जो डिफाइन होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, और व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, तो 1 W इज इक्वल्स टू FD का मतलब समझिए आप, ये अगर जूल है तो ये 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगना चाहिए और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी ये बनता है जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। या मैं आपको ये बोल दूं कि जूल और न्यूटन मीटर दोनों ही किसका है, वर्क डन की यूनिट है। ठीक है,
ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत सारे काम है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसको नोटिस कर सकते हो अपने आसपास के कि वर्क डन क्या क्या हो रहा है। मैंने तो सिर्फ थ्रोइंग बॉल और समथिंग लाइक दैट बताया ना, आपको बहुत कुछ हो सकता है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स। अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम हुआ या काम हुआ भी कि नहीं, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो आप देखिएगा आप। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ग्रेटर द फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वर्क डन, और वाइस वर्सा, या जितना ज़्यादा वर्क डन उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, है कि नहीं। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, या जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा काम होगा। ये होता है सबसे पहला फैक्टर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस किया आपने उतना ज़्यादा काम हुआ, या जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके जो वर्क इज टू बी डन के ऊपर होता है। ठीक है, वर्क डन जिस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है, बहुत नया टॉपिक नहीं है, ये उसी से रिलेटेड है, दैट इज एनर्जी। वर्क के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितना मुझे आपको थीटास के बारे में बताना था, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताना था, मैंने आपको बताया, समझाया। बहुत कुछ आपके एनसीईआरटी में है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको गो थ्रू ज़रूर करोगे। क्योंकि जब भी हम किसी वीडियो को देखें, चाहे हम किसी टेस्ट को दें, चाहे हम अपनी क्लास में एंटर करें स्कूल में, आपको पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उस चैप्टर को खुद से रीड करके जाएंगे। खुद से रीड करेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ डाउट निकलते हैं। अगर नो स्टडी नो डाउट्स वाला कॉन्सेप्ट रखना है तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे उतने ज़्यादा डाउट्स निकलेंगे, उतना क्लियर होते जाएंगे और कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाएगा। फिर फिजिक्स तो क्या, आप कोई भी सब्जेक्ट कर लोगे, किसी को भी क्रैक कर लोगे, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है, सो द टॉपिक इज एनर्जी। एनर्जी मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी बहुत सिंपल स्टेटमेंट, याद रखिएगा। ये एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, वर्क डन जूल, एनर्जी जूल। ठीक है, 1 किलो जूल 1000 जूल होता है, ये हमको पता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 1 किलो जूल 1000 जूल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1000 जूल। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको पता है बहुत कुछ, कि काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, थर्मल जियोथर्मल एनर्जी होती है। बहुत कुछ पता है हमको, है ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी, बॉडी से किया गया काम या एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है अकाउंट ऑफ इट्स मोशन। जब कुछ मूवमेंट होता है या कोई पोजीशन चेंज होती है तो ऐसी एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बॉडी से किए गए काम से ही एग्जर्ट होती है। एबिलिटी टू डू वर्क बाय योर बॉडी इज अ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन हो या पोजिशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी होता है, मूवमेंट हो रहा है ना बॉडी का, कहीं ना कहीं से आपको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी के फॉर्म में ही आता है, हाफ के का फॉर्मूला होता है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू mv²। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में वेलोसिटी आ गई ना, और ये आपका मास है। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट में है मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी ओनली, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अ वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी क्या है, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी आपको याद रखने ज़रूरी है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, नया कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इन सबको पढ़ चुके हो जब से आपका साइंस आया है, 7th 8th आई कैन से दैट। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या हैं काइनेटिक एनर्जी के, मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, रनिंग वाटर, रोलिंग स्टोन, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स जो हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ द बॉडी होता है, मूविंग बुलेट, मूविंग कार, ये सब काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया, हाफ ऑफ द ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसकी फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। इसके फॉर्मूले पे बाद में जाएंगे, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है।
ठीक। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। वो मोशन था, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन या फिर चेंज इन शेप के चेंज में भी पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बड़ा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जांपल, वाटर केप्ट इन डैम, पानी पड़ा है डैम के अंदर। वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार, मतलब स्प्रिंग जो टॉय कार में लगी रहती है वो। ठीक। बेंट स्ट्रिंग ऑफ बो की जो बेंट स्ट्रिंग होती है वो। इन सब में क्या लगती है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है या लगती है। पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन के बेसिस पे क्या होता है, या फिर पोजीशन के बेसिस पे या चेंज इन शेप के बेसिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें एनर्जी लग रही है तो एनर्जी पासेस बाय बॉडी से जो एनर्जी लगती है ड्यू टू इट्स पोजीशन के उस पे रिस्पेक्ट पे अबव द ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर होता है वो धक से नीचे गिरता है। ठीक है, गिरता है ना, तुरंत नीचे गिरता है। तो वो किस वजह से गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पे कहाँ से लग रहा है, नीचे से लग रहा है। किस पे, बॉडी पे। बॉडी कहाँ थी, ऊपर से कहाँ चली गई, नीचे। पोजीशन चेंज हुई बॉडी की। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो। ठीक, बोला ना ड्यू टू इट्स मोशन, पोजीशन, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पासेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। आप इलास्टिसिटी करते हो कि नहीं, ये रबर से खींच करके आप देखते हो कि नहीं, इलास्टिसिटी होती है कि नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाती है। यस, पहले वो टाइट होता है, ज़्यादा खींचा, कुछ किया तो थोड़ा सा ढीला हो गया, उसमें क्या हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई। तो ये जब शेप की वजह से चेंज होता है तो वो क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप की, ग्रेविटेशनल, केमिकल और इलास्टिक। ग्रेविटेशनल और इलास्टिक हमने सिखा दिया है। केमिकल में क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। एनर्जी पोटेंशियल कम्स फ्रॉम द एटम्स इट कंटेन्स एंड द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन द ऑब्जेक्ट। देखिए आप, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द ऑब्जेक्ट। क्या हुआ यहाँ पे, केमिकल एनर्जी चेंज हुई ना। एनर्जी ने जब एटम्स हैं जो इसके बॉडी के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें क्या क्या कंटेन होता है, केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही अंदर, तो उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ठीक है, ग्रेविटेशनल हमने समझा दिया, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, हाइट और वेट, वो ग्रेविटेशनल हो गई। इलास्टिसिटी, जब उसका कंप्रेस करो या खींचो तो इलास्टिसिटी हो गई उसमें, वो एक एग्जाम्पल है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये था मेरे कुछ एग्जाम्पल्स किसके, यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी टाइप के। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट भी ऑफकोर्स कुछ इसी तरह से इंपॉर्टेंट और मजेदार होगा। लेट्स सी। तो चलिए अब देखते हैं न्यू वाला टॉपिक, और वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चेंज ऑफ द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए, अब आपके पास जो बेल है, बेल हमारे घर की जो बेल होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में चेंज होता है कि नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी फॉर्म चेंज हो रहा है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो यहाँ पे क्या है, अ स्टोन ऑन अ सर्टेन हाइट हैज एंटायर पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली, अगर स्टोन आपका इस हाइट पे पड़ा हुआ है उसके बाद फुल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं गिरने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से। तो इसका तो कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। यहाँ पे आपका जी है और ये इस हाइट तक क्या करेगा, रीच करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mgh। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला बताया मैंने, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m × g × h। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड, जब वो स्टार्ट करता है डाउनवर्ड मूव करने के लिए, तो टूवर्ड्स द ग्राउंड, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होते जाती है। जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाती है, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होते जाती है। ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते इसकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है एज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखा, हाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग तो पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द स्टोन ओनली। ठीक है, तो
तो एट द टाइम ऑफ स्टोन रीचेस द ग्राउंड, जैसे ही स्टोन रीच करता है ग्राउंड पे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था एक कॉन्सेप्ट, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज होते होते डिक्रीज हुई और काइनेटिक एनर्जी कैसे मैक्सिमम तक पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या होता है देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में। पोटेंशियल एनर्जी वाटर का पहले ट्रांसफॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी में और फिर उसके बाद हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में। फिर थर्मल पावर हाउस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है कोल की, वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में और फिर वो फर्दर कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कितना बढ़िया। एक और वन मोर एग्जाम्पल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एट थर्मल पावर स्टेशन। देन थर्मल पावर हाउस बोलो, स्टेशन बोलो, इट डजंट मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी। यस, प्लांट्स यूज करता है सोलर एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड, ठीक, टू मेक केमिकल एनर्जी इन द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्लांट सोलर एनर्जी को यूज करता है क्या बनाने के लिए, केमिकल एनर्जी, जो कि फूड में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तभी तो वो कंजर्व होती है ना। तो क्या हुआ, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म its form from one form to the another form. The total energy before and after the transformation will remain same. तभी तो होता है कंजर्व का मतलब ही होता है ना उसको बनाया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि ME इज इक्वल्स टू PE प्लस KE। इस पे बहुत प्यारा सा आपका क्या है डेरिवेशन है जो बहुत ही मज़ा आने वाला है हम जब समझेंगे उसको। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो हम जो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। अभी के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हम इस वीडियो में आपको समझाते जाएंगे। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स भी हैं इस पे बेस्ड, वो भी करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इस वीडियो में जो समझेंगे वो आपको एकदम ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट है आपका अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू हाइट h। ओके, बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू हाइट h, रेज कुछ हाइट तक वो जाती है। ठीक है, एट A इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। कहाँ तक, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो और काइनेटिक एनर्जी 0 हो। वो तो तभी हो सकता है जब वो बॉडी ऑफ मास का, बॉडी का जो मास है वो बॉडी जो है वो कहाँ पे होगी, हाइट पे होगी। ठीक, नेक्स्ट है बॉडी फॉल्स एट B, बॉडी B पे आई, A B और ये है आपका टू द ग्राउंड, ये है आपके लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका P मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक, आपका B पे क्या है, हाइट डिक्रीज हुई है, जितनी हाइट डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड V इंक्रीजेस, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई है डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गई है इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। यहाँ पे ये मैक्सिमम था। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ आपके पास आगे डेरिवेशन आने वाला है। नेक्स्ट करते हैं हम पावर। एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म समझे, एनर्जी के टाइप समझे, और इससे पहले हमने वर्क समझा था, वर्क्स के टाइप समझे थे, वर्क के टाइप समझे थे। अब हम पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, उस वर्क को लगाने में कितना टाइम लग रहा है आपका, इज डिफाइंड एज पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपका बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक। इसके तो डेरिवेशन आगे और आगे चेंजेस होते हैं जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, जूल पर सेकेंड। वर्क जूल, टाइम सेकेंड, तो पावर इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये हुआ आपका यूनिट इसकी। देन है 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर
इज इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो सब वर्क होता है, सब क्या है आपका इसको डिफाइन करने का तरीका कि 1 वॉट ऑफ पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, 1 वॉट ऑफ पावर व्हेन द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, डिफाइन बोलेगा ना अगर आपको कि वॉट डिफाइन 1 वॉट, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल नहीं, इसका पूरा सिस्टम लिख सकते हो, सिस्टमैटिक स्टेटमेंट लिख सकते हो आप इसकी। ठीक, द बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट, एग्जैक्टली बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट एंड इट इज डिनोटेड बाय KW। ठीक है, किलोवाट KW। ओके, देन 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, जैसे 1 किलो जूल 1000 जूल था, ऐसे 1 किलोवाट कितना हुआ 1000 वॉट। ठीक है, देन सम अदर यूनिट्स, कुछ और यूनिट्स हैं जो पावर को मेजर करती हैं और वो है मेगावाट। मेगावाट का मतलब 10 टू द पावर 6 वॉट। अगर 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट होता है, और जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर को डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपके फॉर्मूले में आपको न्यूमेरिकल्स में आपको जरूर यूजफुल होगी और जरूर बेनिफिट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट। किलोवाट पर किलोवाट आवर होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ किलोवाट आवर मतलब क्या, 1 किलोवाट और आवर है। ठीक है, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट्स, 1000 वॉट, और आर का मतलब सेकंड में चेंज होने वाला है, तो मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1000 वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, और 60 इंटू 60 कितना होता है 3600 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और अगर मैं इसको 3.6 करूँ तो 10 की पावर हो जाएगी 6, हो गई ना, ये हो जाएगा आपका पूरा जूल में चेंज। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर को 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम कुछ इसका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आप थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कुछ वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, वर्क और एनर्जी का जो थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए कि ये कैसे कंजर्व होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी करेंगे, और इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो होप करती हूँ कि आपको यहाँ तक सारे बेसिक इस चैप्टर के समझ में आ गए होंगे। आगे के हम फिर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है, फिर वर्कशीट भी करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका बेस हो जाएगा पूरी तरह से मजबूत। डरने का बिल्कुल भी नहीं है, फिजिक्स थोड़ा सा समझने की बात है, रटने की नहीं, समझने की बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं अपना वीडियो को पॉज करती हूँ, आगे मैं फिर आपके सामने इसी टॉपिक को लेके आऊँगी, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, पढ़िएगा ज़रूर, और हम फिर से इन क्वेश्चंस को करेंगे भी, और मिल के करेंगे, और डाउट्स पूरे क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, बी विथ मी, बी हैप्पी, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।